ओके, नाउ इज एवरीथिंग विजिबल? सब कुछ दिख रहा है अभी? आवाज भी आ रहा होगा आई थिंक, है ना? एक बार जस्ट कंफर्मेशन कर दो लास्ट टाइम। हाँ। हाँ। ओके। देखो, हमने पहले इनकम स्टेटमेंट मॉडल किया, एक कंपनी लिया, एक्चुअल कंपनी जो कि हमारा था जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया पे हमने जिलेट इंडिया पे इनकम स्टेटमेंट मॉडल बनाया। फिर उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट को फोरकास्ट करना सीखा इन जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया में हमने एक अजम्पशन दिया कि अगर हमारी जिलेट इंडिया ऐसे ऐसे परफॉर्म करेगी तो उसका फोरकास्टिंग करके देखा हमने कि किस कैसे आगे आने वाले सालों में कंपनी परफॉर्म करेगी। बट फिर हमने कहा कि यार इस पे ही नहीं रहते हैं, हम थोड़ा और कर दें कि हमको एनालाइज भी करना है ना, हमको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है। तो एनालिसिस के पर्पज से हमने क्या किया, एक एक ऐसी कंपनी ली जो एग्जिस्ट नहीं करती है ना। हमने एक अपने मन से एक कंपनी स्टार्ट किया जो जो कि है फ्रेंचाइटेड जूस कंपनी, जिसमें भी हमने एक अजम्पशन लिया। अजम्पशन इस तरीके से लिया कि हम जब अभी दुकान खोल ही रहे हैं, जैसे हमने एक दुकान खोला कि हम जूस बेचेंगे, हम 5,000 कप बेचेंगे महीने के, मान लो, या साल साल के मान लो कि 5,000 कप बेचेंगे। हर एक कप का दाम 25 रुपया रहेगा, उस पर हम डिस्काउंट देंगे 20% का। ऐसे एक स्टार्ट होती है कंपनी। फिर हमने कहा अगर ये अजम्पशन लेके चलते हैं और मान के चलते हैं कि इस साल 5,000 का बेचेंगे, कप 5,000 कप बेचेंगे, अगले साल 5,500 कप बेचेंगे, 500 कप हर साल या फिर बढ़ाते चलेंगे, आगे बढ़ता चला जाएगा। उस हिसाब से हमने सीओजीएस को भी ऐसे एजम्पशन ले लिया कि 30% हमारा जूस, मतलब जो फल वगैरह है लाने में लग जाएगा, उसका पैसा लग जाएगा, है ना। और जो गाड़ी में जिस गाड़ी में लाएंगे उसका पैसा लगेगा, ट्रांजेक्शन फीस लगेगा। तो हमने इसको सबको अजम्पशन कर लिया कि इतना इतना परसेंट लग सकता है। फिर हम अपना दुकान बड़ा देता होता जाएगा तो हम उस पर लेबर रखेंगे, है ना। एडवर्टीजमेंट कराएंगे, हो सकता है बैनर पोस्टर चिपकवाएं चिपकाएं हर जगह, तो मार्केटिंग पैसा खर्चा करेंगे और अदर्स एक्सपेंसेस भी लग सकता है 5%। ऐसा हमने एक अजम्पशन लिया सब कुछ, है ना। और हमने कहा कि अगर कब कमा रहे हैं तो टैक्स भी 21% देंगे अगर जितना हम कमाते हैं। हमने इतना पूरा अजम्पशन लिया। इस अजम्पशन के बेस पे देखो हमने ये बनाया था इनकम स्टेटमेंट मॉडल, जिसमें हमने देखा कि 2025 में हमने ग्रास रेवेन्यू 1,25,000 का किया, जिसमें हमने डिस्काउंट 25,000 का दिया, तो हमारा नेट रेवेन्यू आया 1 लाख का। क्योंकि हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग एजेंशन में, तो इसलिए डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा नेट रेवेन्यू आ गया। और हम देख सकते हैं नेट रेवेन्यू का ट्रेंड कैसे बढ़ता जा रहा है। 2029 में हम लोग 2 लाख पे पहुंच गए थे, 2 लाख रुपए में, है ना। अभी भी ये पूरी तरीके से इसका ये फॉर्मेटिंग सही नहीं है। कंट्रोल 1 दबा के यहाँ पे हम रुपया लगा सकते हैं, करेंसी में जाएंगे और करेंसी में जाके यहाँ पे रुपया लगा देंगे। हालांकि ये फॉर्मेटिंग की बात होती है, फॉर्मेटिंग कभी करेंगे, बट हम देख रहे हैं कि हमने किया किया था। ठीक है, तो ये हमने देखा, फिर हमने हर एक चीज जैसा हमने एजम्पशन किया था सब लगा दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आ गया ईबीटा, आ गया ईबिट आ गया था। अब हमारे पास बस दो चीज बचा था इसमें, क्योंकि हम हर एकदम नई कंपनी से लगा रहे हैं ना, हमें डाटा कुछ पता नहीं है। तो हमारे पास आता है डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। इसको हम कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे लिंक करेंगे। दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट हमें तभी मालूम चलेगा ना, पता चले कि हम कितना लोन लोन लिए हैं। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना लोन लिए हैं और कितना हमको इंटरेस्ट देना है, तो ये चीज हमको कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट में मिलेगी। इसलिए हम कह रहे थे कि बैलेंस शीट पहले करेंगे तो क्योंकि उसमें मालूम चल जाएगा कि सर लोन क्या है। तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस बाद में करेंगे बैलेंस शीट करने के बाद। लेकिन डिप्रिसिएशन का हमारा बैलेंस शीट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारा फिक्स एसेट है। और तुम्हें पता है डिप्रिसिएशन क्या होता है। हम अगर कोई सामान खरीदते हैं तो पूरा दाम एक ही बार में नहीं लिखेंगे, उसको घटाते चलेंगे, है ना, जितना जितना उसका लाइफ साइकिल रहेगा। तो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हम बैलेंस शीट देख लेंगे, फिर हम अपने कंपनी जूस वाले कंपनी में देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे देखिएगा करंट लाइबिलिटी में देखेगा कि हमारे पास डेट जो कितना है, 10,000 का डेट है। अगर 10,000 का डेट है तो 10,000 का डेट अगर मैं 9% पे लिया होगा तो इक्वल्स टू 10,000 का 9% निकाल देंगे, हमको मिल जाएगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है। लेकिन इंटरेस्ट निकालने के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं ना कि 10,000 टोटल अमाउंट लिया तो इसको हम 5 साल के लिए इंटरेस्ट लिए हैं, कितने साल के लिए है, तो उसके लिए अभी एक अलग फॉर्मूला लगता है, एनपीवी वगैरह आएगा। तो इसलिए हम इसको डिटेल बाद में करेंगे जब बैलेंस शीट कर लेंगे तब, कि 10,000 का मान लो 9% टैक्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अभी घटता चला जाएगा ना आगे चल के। 9% लगातार दे रहे हैं, लेकिन हम एक फिक्स लेके चलते हैं ना, जैसे हम ईएमआई करवाते हैं, तो एक्चुअली हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे बाद में। ईएमआई कैलकुलेट करना सीखेंगे जब हम डेट लगाने जाएंगे तब। लेकिन अभी हम सिर्फ चलते हैं इसमें, जो कि है डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन फिजिकल चीजों के लिए लगता है, जैसे मशीन वगैरह के लिए, और अमोर्टाइजेशन अगर सॉफ्टवेयर हो तो उसके लिए लगता है। एग्जाम्पल दिखाते हैं, अगर हम फिक्स एसेट में जाएं तो देखो यहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में अगर जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा, हाँ देखो, कि हमने जो है जूस कंपनी खोली है, तो जूस के लिए हमने लेमन क्रशर लिया है ना, लेमन क्रशर लिया है जिसकी लाइफ 3 साल तक चलेगी। 3 साल तक ये हमारी जो है लेमन क्रशर चलेगी। आइस मशीन हमारा 7 साल तक चलेगा। रेफ्रिजरेटर हमारा 7 साल तक चलेगा। रेफ्रिजरेटर कितना खरीदा हमने, $6,000 का। इसको भी हम चेंज कर देते हैं इसका प्राइस, क्योंकि ये डॉलर में लिखा है तो इसको रुपया में कर देंगे। तो यहाँ पे हम टोटल कैपेक्स निकालेंगे कि टोटल हमने पैसा कितना खर्चा किया। फिर उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डिप्रिसिएशन लगाने के बाद फिर कैलकुलेट करेंगे कि टोटल डिप्रिसिएशन हमारा कितना लगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम दाम चेंज कर देते हैं,
है ना। सबसे पहले इसको हम कंट्रोल वन दबाते हैं और इसमें हम लेते हैं करेंसी रुपया, क्योंकि हमें सब कुछ रुपया में करना है। रुपया के लिए क्या करना है, ऐसे जाना है, नीचे रुपया का मिल जाएगा, रुपया इंडिया हिंदी करके। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे रुपया का सिंबल मिल जाएगा। एक मिनट, देखो रुपया मिल गया, कोई भी ऐसा लगा दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रुपया का सिंबल लगा दिए। 5,000 का लेमन क्रशर ठीक है, 3,000 का आइस मशीन ठीक है, रेफ्रिजरेटर अभी 6,000 में नहीं मिलता, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 6, क्योंकि ये जो भी चीज नीला में लिखा होता है उसको मतलब हम हार्ड कोड किए हैं, अपने से लिखे हैं। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। रेफ्रिजरेटर हम लेते हैं 20,000 का। ठीक है, 20,000 का रेफ्रिजरेटर हमने ले लिया। ठीक, ईयर भी ठीक है, 2022 हमने खरीदा है। अब देखो, लेमन क्रशर क्रशर 3 साल चलेगा, तो बताओ क्या 5,000 को मैं एक ही साल कैलकुलेट, 5,000 रुपए क्या मैं एक ही साल कैलकुलेट कर दूं? नहीं ना। 5,000 तो हमने लेमन क्रशर लिया, लेकिन ये 3 साल तक चलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे। डिप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, देखो, ये हमारा एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट इक्विपमेंट है, जो हम 2,000 $2,000 ये जो हम 2,000 ये पहले से लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी रुपए हम कन्वर्ट कर देंगे। आते हैं लेमन क्रशर पे। देखो लेमन क्रशर जाते हैं, तो लेमन क्रशर जो है 5,000, जो 5,000 का लेमन क्रशर लिया था, ये हमारा चलेगा कितने साल तक, 3 साल तक चलेगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा, 1,667 रुपए। 1,667 रुपए को हम क्या करेंगे, 3 साल तक डिवाइड होगा तो हम उसको क्या करेंगे, 3 साल तक बढ़ा देंगे। ठीक है, जस्ट। अच्छा, ये 5,000 को हमें 30 डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज बताता हूँ मैं, जब अभी अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, जब जैसे मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे ये जीरो डैश और ड्यू बाई जीरो क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, बताओ, कोई बता सकता है? रेफरेंसिंग नहीं किया है उसमें। हाँ, इसको रेफरेंसिंग नहीं किया हमने, क्या किया, उसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करना पड़ेगा ईयर को, है ना, क्योंकि ईयर हम तो 3 साल, हम 3 साल ले रहे हैं ना, तो 3 साल को हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करना पड़ेगा, उसको बांधना पड़ेगा कि हाँ भाई, हर एक दाम को तुम 3 साल पे ही करो, है ना। इसको हमने रुपए में कर दिया सब कुछ। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। अब मैं देखो, अगर मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ लिखा है D5/C5, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। लेकिन जैसे हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा E5/D5, F2 दबाएंगे तो मिल जाएगा। देखो E5 में तो कुछ है ही नहीं, है ना, E5 में तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे डिवाइड करेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 को एकदम बांधना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिलीट दबा दो। या तो एक काम कर सकते हैं, इस 5,000 को हम ऐसे कर लें, तो भी कर सकते हैं कि 5,000 चलता जाएगा, लेकिन हमने तो हर साल पैसा लगाया नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू F2 दबा के, हम चाहते हैं कि ये D5 डिवाइड हो C5 से, तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर देते हैं कि हमारा जो है ये बच जाए, D5 C5 से ही डिवाइड हो। तो 1,667 रुपये आ जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है, ये 1,667 रुपये आ गया 3 साल के लिए। अब हमें हमें 2026 तक निकालना है, तो हमने क्या किया, फिर से 2025 में 5,000 रुपया लगाया। फिर से 2025 में हमने 5,000 लगाया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 3 साल तक चलेगा, तो फिर से वापस हम 5,000 का ही लेमन क्रशर इस बार भी लिया, ये भी 3 साल तक चलेगा, तो हम इसको ही आगे बढ़ा सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे 1,667 पे लगा दिए, 1,667, 1,667, 1,667, और ये आगे चला जाएगा 3 साल तक, लेकिन हमको लेना है यहीं तक, तो हम इसको यहीं तक इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आता है आइस मशीन। आइस मशीन कितना लगेगा, 3,000 रुपए का है, लेकिन ये 7 साल तक चलेगा। इसको इक्वल टू क्या करेंगे हम, आइस क्रशर को, आइस मशीन को डिवाइड कर देंगे 7 साल से, तो हमें मिल जाएगा एक साल का प्राइस, एक साल का कितना लगाना है, सिंपल 429 रुपए। इसको हम क्या करेंगे, हमें बस आगे का नहीं लेना है, सॉरी इसमें भी रिफ्रेंसिंग करना बोल रहे हैं। एक से, या तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ इसको जाएंगे, कंट्रोल C दबाएंगे, वापस आएंगे यहाँ पे, और हमने कंट्रोल Alt V दबा के फार्मूला जो हमने ऊपर लगाया वही फार्मूला हम चाहते हैं नीचे भी लगे, तो फार्मूला दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम सेम आ जाएगा। अब फिर अभी F2 में जाके बस फार्मूला की जगह पे C जो D है, उसके जगह पे यहाँ पे E कर दो। सॉरी, क्या था, D5 ना, D6, तो इसको D रहने दो, D की जगह पे यहाँ पे 5 की जगह पे 6 कर दो, और C की जगह 5 की जगह 6 कर दो, ऑटोमेटिक सब फॉर्मूला वो ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये लग जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, 429, 429, 429, आज से लग जाएगा। रेफ्रिजरेटर सेम, 20,000 रुपये 7 साल के लिए लगेगा, इसके लिए सेम फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटर रेफरेंसिंग डिवाइडेड बाई 7 साल के लिए लग जाएगा। ठीक है, और इंटर दबा दिया हमने, 2,857 रुपये ऐसे करके यहाँ तक लगा दिया। हम्म।
ठीक, ये लग गया। टोटल लगाने के लिए अच्छा 2,000 रुपया यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग लिया था। अब यहाँ पे देखो एक भी रुपया नहीं है, यहाँ पे 2,000 रुपया 2,000 रुपया पहले से ही इक्विपमेंट लगा हुआ था, तो इसलिए कोई और मशीन का यहाँ पे, जिससे देखो यहाँ अभी 2,000 रुपया कहाँ से आया, तुम सोच रहे होगे। देखो ऐसे ये रेफ्रिजरेटर था, 7 साल के लिए हमको लगाना था पैसा, लेकिन कितना लगाया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 साल के लिए, यानी अगला साल हम तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम 2026 तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, लेकिन अगले साल भी तो सेम प्राइस लगा होगा, 2,800 इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। लेकिन ये 2,000 रुपया कहाँ से आया, हो सकता है एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, हो सकता है हमने ऐसा कोई मशीन रखा हो जो पहले से 2,000 रुपया लगता हुआ आ रहा है और ये 2025 तक लगेगा, तो इसलिए मैंने 2,000 2,000 2,000 2025 तक लिख दिया कि एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, उस पर भी डिप्रिसिएशन लगते आ रहा है। टोटल डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, या फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला होता है, बताओ, अगर ऊपर का हमको जब सम करना है, शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, आल्ट इक्वल्स टू दबाएंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली लेगा सम, यहाँ से यहाँ तक सम करना है, इंटर दबा दो, आ जाएगा सम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसको खींच दो, तो आ जाएगा हमारा टोटल डिप्रिसिएशन इन अमोर्टाइजेशन। बस इसको जाके क्या करना है, हमको इनकम स्टेटमेंट में लिंक कर देना है, इक्वल्स टू, ये कौन सा ईयर का है, अच्छा, हमने इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले बताओ, अभी जिसने जिसने पढ़ा था बताओ, इसको हमें लाभ करना है। देखो ऐसे आ रहे थे ना, हमें डिप्रिसिएशन में जाए गए देखने हम, तो डिप्रिसिएशन में हमको दिख नहीं रहा है कि डिप्रिसिएशन किस साल का है ना, ऊपर ऊपर सी के नीचे देखो 25 लिखा हुआ है, हमें दिखना है ना कि ये डिप्रिसिएशन किस साल का है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसा करें कि स्क्रॉल करने पे हमारा ईयर ऊपर ना जाए, ईयर हमारा दिखता रहे, है ना, तो उसको कैसे करेंगे, किसी को याद है, बताओ। फ्रीज कर देने से। हाँ, फ्रीज पैन बोलते हैं उसको, तो जाएंगे व्यू पे और यहाँ पे लिखेगा फ्रीज पैन, तो हम क्या करेंगे, जो हमने जो सेलेक्ट किया है उसके ऊपर का फ्रीज करना है, तो रो एंड कॉलम, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे और हमारा चीज फ्रीज हो जाएगा। अब देखो वापस आए हम नीचे, तो ऑटोमेटिक दिख रहा है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन किसका है, 2025 का, तो इक्वल्स टू जाएंगे, इक्वल्स टू करेंगे हम, और फिक्स असेट में आएंगे, 2025 का डिप्रिसिएशन कहाँ गया, 2025 का डिप्रिसिएशन, अच्छा ये 2022 से लिया था हमने, चलो हमने क्योंकि स्टार्ट किया 2025, हमने यहाँ पे ईयर चेंज किया था, तो 2025 को लेंगे अभी हम, 2025 पे क्लिक करके डिप्रेशन, तो टोटल टोटल डिप्रेशन कितना था, इसको इनको इंटर दबा देंगे, तो 2025 का आ गया, 2025 से 29 तक। ठीक है, ये हमारा डिप्रेशन कैलकुलेट हो गया। इसको हम चेंज कर देते हैं डेट, क्योंकि हमने वहाँ शुरुआत में याद हो, हमने जब स्टार्टअप लिया था तो हम, क्योंकि कंपनी 2022 में थोड़ी स्टार्ट कर रहे थे, 25 में स्टार्ट कर रहे थे ना, इसको हम 25 में, ये डाटा पुराना है इसलिए 25 कर देंगे, हो गया क्लियर। तो 25 से 29 तक ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे आ गया टोटल डीएन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। और क्या देखो, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, क्या एबिटा में से डिप्रिसिएशन माइनस हो गया, नहीं, 36,000 ही है, तो एबिट का मतलब क्या होता है, एबिटा में से डिप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए, तो ये 36,000 ही है, 39,000 मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू F2 दबा के इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी इसका मतलब माइनस करना है। अब हम पहले से देखो ऐसा एक नया फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं कि जिसको माइनस करना है उसके आगे माइनस लगा दो, ताकि ऐसे देखने में लगे कि हाँ डिप्रिसिएशन जो है माइनस किया गया है। अब अच्छा माइनस कर रहे हैं तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, एबिटा में से, या तो इनडायरेक्टली करो, एबिटा में से माइनस करो डिप्रिसिएशन को, ऐसे, लेकिन ये तो उल्टा हो जाएगा, 36 में जुड़ जाएगा, क्योंकि हम पहले से माइनस साइन लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि साइन हम पहले से माइनस लगा रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, एबिटा में से एबिटा को प्लस कर देंगे डिप्रिसिएशन से, लेकिन आपने बोला कि माइनस करना चाहिए ना, हाँ, तो क्योंकि मैंने पहले से माइनस साइन लगा दिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं इंटर दबा दूंगा। एक तरीका ऐसे है, इनडायरेक्टली करो, है ना, दूसरा तरीका हमने कहा था आर्ट इक्वल टू दबा दो तभी हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसे है आर्ट इक्वल टू दबा देंगे तभी आ जाएगा यहाँ पे, है ना, या फिर हम इसमें ये जो हमारा हमने जो फॉर्मेटिंग कर लिया था तो मिक्स हो गया है, तो टोटल ऑफ एक्स को ऊपर करना पड़ेगा तब आर्ट इक्वल टू काम करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट कर दिया, इक्वल टू दबा के हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया इससे, ठीक है, हमारा ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये तो हमारा डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो आगे हमारा ईबिट 29,000 और ऑटोमेटिक उसके नीचे का भी सब कुछ कैलकुलेट हो गया। अब बचा है बस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट लगा देंगे तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आगे डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, डिप्रिसिएशन सिंपल कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी चीज है, मान लो 5,000 को हमने सामान खरीदा है, तो 5,000 को एक ही साल नहीं लिख देंगे कि हमने आज 5,000 का फ्रिज लिखा है तो 5,000 रुपया लगा देते हैं अकाउंटिंग में, नहीं, 5,000 की फ्रिज आगे आने वाले सालों तक चलेगी ना, 3 सालों तक चलेगी, तो 5,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो एक करो तो एक साल का आता है 1,667 रुपया, तो हम एक साल में सिर्फ 1,667 रुपया ही लगाएंगे अकाउंट में, तो ये हमारा टोटल डीएन में ये आता, टोटल डिप्रिसिएशन ये आता है हमारा, है ना, हो गया, कैलकुलेट करना आ गया इजी, डिप्रिसिएशन। क्लियर,
ऐसे ये बैलेंस शीट है जिसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही कैश कैश फ्लो जिसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं किसी नई कंपनी के। लेकिन उसके लिए हमने हमने क्या किया, पहले हम एग्जिस्टिंग कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे, कैसे क्या होता है, ये सब चीज करने के बाद फिर आएंगे अपने अपने स्टार्टअप पे और उसको फोरकास्ट करना सीखेंगे बैलेंस शीट को। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, हो गया। हाँ, गुड। अब क्या करते हैं हम, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट देखते हैं, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना देखते हैं आज। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए हम वापस से फाइल ना ढूंढ के हम क्या करते हैं, जो नए लोग आए उनके लिए भी इजी हो जाएगा चीजें क्लियर करना। कि किसी भी कंपनी का डाटा निकालना हो तो हम जाएंगे यहाँ पे, इस पर लिखेंगे स्क्रीनर, स्क्रीनर। ठीक है, स्क्रीनर पे जाएंगे, और उसके बाद जिस भी कंपनी का, क्योंकि हम लोग किस पे काम कर रहे थे, जिलेट इंडिया पे काम कर रहे थे, तो एक कंपनी सर्च करेंगे, जिलेट इंडिया, सॉरी स्पेलिंग तो, जिलेट, जिलेट इंडिया सर्च करेंगे, और उसके बाद हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जिलेट इंडिया आ जाएगा। ये किसी भी कंपनी के डाटा उठाने के लिए यहाँ से हम उठा सकते हैं। ठीक है, चलो अब जिलेट, ठीक, एक फाइल को हमको अलग रखना पड़ेगा, जिलेट 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 जिलेट। चलो, एक तो डाटा स्क्रीन पे ये हो गया, और हाँ ये हमने बना रखा था जिलेट इंडिया का, चलो ये भी चाहिए। और दूसरा तरीका एक और है, जिलेट इंडिया का हमने डाटा वहां से निकाल लिया स्क्रीनर से। दूसरा एक चीज और, जिलेट इंडिया के किसी भी कंपनी के नीचे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा डॉक्यूमेंट्स। जब डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें किसी भी फाइनेंशियल ईयर, 2024 है, 2024 का फ्रॉम बीएससी, तो जिलेट इंडिया ने बीएससी में लिस्ट किया अपने आप को, तो वहाँ वो बीएससी पे अपलोड करता है हर एक साल एनुअल अपना एनुअल डाटा। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे हम आज बैलेंस शीट एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एफ, तो आप लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्लिक करेंगे तो देखो दिख जाएगा बैलेंस शीट हमारा पेज नंबर किस पे है, पेज नंबर 90 पे है। ठीक है, पेज नंबर 90 पे है, तो हम जाएंगे यहाँ पे पेज नंबर 90, खुल जा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 90 पे है, 93 क्लिक करते हैं, और हमारा बैलेंस शीट आ गया, क्योंकि उसमें 3 पेजेस पहले से था ना। ये देखो किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट है। ठीक है, अब चलो, एक तरीका ये है कि ये बैलेंस शीट है। अब स्क्रीनर पे तुम जाओ तो स्क्रीनर का बैलेंस शीट देखो, यहाँ पे कैश फ्लो हो गया, ये रहा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ये पहले से थोड़ा सा चीजें मर्ज करके देता है ना, जैसे इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, ऐसे करके। अब इसमें तुम प्लस प्लस करोगे तो उसके आगे नीचे का दिखेगा कि फिक्स एसेट में लैंड कितना है, बिल्डिंग कितनी है, प्लांट मशीनरीज कितनी है, इक्विपमेंट कितनी है। चाहो तो सबको ऐसे प्लस प्लस करके एक बार कॉपी करके एक्सेल में खोल लो, या तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लो, या जैसे हमने एक और तरीका बताया कौन सा, कि हम उसका अ, जो एनुअल डाटा है, हमने जो एनुअल डाटा है, बैलेंस शीट हमने लिया है, उसको हम ओपन कर लेंगे, है ना। ठीक है, या तो दूसरा हम क्या करेंगे, सीधे हमने जो फाइनेंशियल में जो हमने बैलेंस शीट देखा था, उस बैलेंस शीट को हम यहाँ से खोल के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में सब कुछ दिखता है, देखो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स, टोटल नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट, टोटल एसेट्स, सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझाने के लिए चलो हम चलते हैं एक्सेल में बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया डाटा, हम कहाँ से निकालेंगे बैलेंस शीट का। देखो, बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं, अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट निकालना है, तो बैलेंस शीट में दो चीज आती है, एक होता है इक्विटी, एक होता है इक्विटी, लाइबिलिटी और असेट्स। ठीक है, एक्सेल खोल लेता हूँ। जीरो इंडिया का मेरा फाइल खो गया वैसे, इसलिए मुझे फिर से करना पड़ेगा।
सबको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से पहले। और सिर्फ आज हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट वाला मेरा फाइल मिल जाएगा तो उसमें उसी पे हम फिर वापस से हम मर्ज कर लेंगे। लेकिन हम खोजने में लेट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस शीट को ही अलग से करके देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारा डाटा हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। और सिर्फ यहाँ पे जो डाटा शीट है वो डाटा शीट को हम रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा डाटा शीट हो गया, बस प्लस में जाएंगे और सीट इधर कर देंगे। इसी सीट में तुम्हें याद हो तो हम पिछली बार इनकम स्टेटमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम अलग से बना लेते हैं बैलेंस शीट का, बैलेंस बैलेंस शीट, ठीक है। और डाटा शीट को, इस टैब को हम क्या करेंगे, रेड कलर में कर लेंगे, क्योंकि हमें ये याद रहे कि हम इस डाटा शीट में कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इस डाटा शीट में जैसे तुम जाओगे तो ऊपर लिखा रहेगा डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू दिस शीट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बस जो डाटा चाहिए यहाँ से उठा के लेके जाओ, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में क्या मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलता है, ये सबने पढ़ रखा है कि एसेट जो होता है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटीज, है ना। लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये तीन चीज जो होता है कि एसेट जो होता है वो लाइबिलिटी और इक्विटी के सम के बराबर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनी के पास एसेट है और जो उसको देना है प्लस इक्विटी, ये सब कुछ सब बराबर होना चाहिए। बट हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा असेट्स है कौन सा लाइबिलिटी है। तो नॉर्मल अकाउंटिंग क्लास में तुमने सीखा होगा, एसेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है करंट एसेट्स, पहला आता है करंट एसेट्स, दूसरा आता है नॉन करेंट, है ना। करंट आता है, दूसरा आता है नॉन करंट। सेम सेम केस होता है लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी में भी सेम होता है। क्या होता है लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में दो एक होता है, करंट होता है और नॉन करंट होता है। करंट करंट असेट्स क्या होता है, कोई बता पाएगा, व्हाट इज करंट असेट्स? बताओ करंट असेट्स क्या होता है। जो हमारे केवल एक ईयर के अंदर हों, जैसे कि कैश इन हैंड है, कैश एट। हाँ, ऐसा एसेट्स, ऐसे असेट्स जो हमारे एक साल के अंदर कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाए कैश फ्लो में, है ना। ऐसे एसेट जो एक साल में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास आ जाए। जैसे करंट एसेट में देखो यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी हुआ। हाँ, कंपनी के अगर हम डाटा में जाते हैं तो देखो यहाँ पे करंट सम दिख रहा है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है वो सामान बच गया है, उस सामान को क्या करेगी आगे अगले साल में या एक साल के अंदर उस इन्वेंटरी को बेच देगी, हो गया करंट एसेट। मान लो और डाटा ओपन उसने जब फाइल बनाई तो लिखा कि इतने करोड़ का हमारे पास, इतने का हमारा इन्वेंटरी बचा है, तो मोस्ट चांस की इतनी इन्वेंटरी वो एक साल में बेच देगी, है ना। या कैश रिसीवेबल, है ना, ट्रेड रिसीवेबल, मान लो किसी को पैसा जो पैसा बेचा, सामान बेचा है लेकिन उसमें से पैसा अभी आया नहीं है, तो मोस्ट लाइकली एक साल के अंदर आ जाएगी। तो ट्रेड रिसीवेबल भी किसमें आता है, करंट एसेट में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक में पड़े हुए कैश वो करंट में आएगा, करंट एसेट में आएगा। बैंक बैलेंस अदर देन अबव, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा जो बैंक में बैलेंस है वो आता है। लोन्स हो गया, अदर फाइनेंशियल एसेट्स हो गया, ये सब होता है करंट एसेट्स में। यानी जो एक साल के अंदर, मान लो हमने जूस कंपनी खोला था, हमने जितने भी हमारे हमने फ्रूट्स लेके आए हैं वो हमारे करंट एसेट्स हैं, हमारे बैंक में बैलेंस जो है करंट एसेट्स है ना। या किसी को हमने जूस बेच दिया था, अभी उसने पैसा नहीं दिया, उसने बोला कि एक महीने बाद पैसा दूंगा, तो हमारा कौन सा आएगा, करंट एसेट्स आएगा। हमारे पास जो भी चीजें हैं वो होती है एसेट्स, और जो हमको देनी है होता है लाइबिलिटीज, एकदम सिंपल सी। नॉन करंट एसेट क्या होता है, जैसे हमने ठेला लिया, ये ठेला हम ले लिए तो ये हमारा एसेट्स हो गया। ये सिर्फ ठेला एक साल नहीं चलेगा, इसके आगे भी दो, एक साल, डेढ़ साल, 2 साल तक चलता रहेगा, है ना। जैसे कोई प्रॉपर्टी ले लिया, प्लांट ले लिया, इक्विपमेंट ले लिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, CWP होता है ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब, जैसे हमने हम कोई नया बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उस पैसा को बिल्डिंग बनाने में लगा दिया, पैसा लगा दिया, तो उसमें हमारा वो पैसा भी हमारा एसेट्स है ना। वो अभी हमारा पैसा कुछ यूज कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो बिल्डिंग बना रहा हूँ ये आगे हमारे हमारे लिए ही बन रहा है, हमारे लिए फैक्ट्री बन रहा है। तो इस फैक्ट्री बनाने के लिए जो हम पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमारे एसेट्स के लिए आएंगे, है ना। फाइनेंशियल एसेट में आता है लोन, है ना। हमने कोई मतलब ऐसा लोन लिया है जो 5-6 साल बाद देंगे, है ना, तो हमारा लोन आ जाएगा नॉन करेंट में। और कोई ऐसा लोन लिया है जो एक साल के अंदर, हम देखो दोनों में है, नॉन करेंट में भी लोन्स है ना, और करंट में भी लोन्स है, लेकिन हमने ऐसा लोन लिया है जो एक साल के अंदर दे देंगे। शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो करंट एसेट में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स लिया है तो नॉन करंट एसेट में आएगा, है ना। अदर फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, जो डिवेंचर्स वगैरह होते हैं जो हमने ज्यादा दिनों के लिए लिया है तो नॉन करंट में आएगा। और जो एक साल के अंदर लिया है वो अदर करंट एसेट में आएगा, है ना, ठीक है। डेफर्ड टैक्स असेट्स, नॉन करंट टैक्स असेट, अदर नॉन करंट असेट्स, और जो जिसको डिफाइन होता है उसको अदर में लिख देते हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, डेफर्ड टैक्स असेट्स, किसी को पता है क्या है डेफर्ड टैक्स असेट्स, एनीवन?
हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पूछ पूछ सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। बताओ, किसी को पता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होते हैं? हाँ मैम। Okay, so if we break the term deferred tax asset, deferred means the tax assets जो in future हमें return मिलेंगी, तो हम्म। उसके पहले हम डिफर्ड लगा देते हैं टर्म। अभी एट प्रेजेंट हमें उससे कोई मुनाफा हो नहीं रहा है, लेकिन एक हम्म। एस्टिमेशन है कि इस पर्टिकुलर टैक्स एसेट से हमें इन फ्यूचर गेन होगा। सो दिस इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स एसेट्स। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम। देखो मैम ने सही कहा, डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें हमें टैक्स देना है, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट आया है तो हम टैक्स बढ़ा के दे देते हैं। ऐसा होता है ना कि टैक्स बढ़ा के देते हैं, तो हमें ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो आगे चल के टैक्स में छूट मिलेगा, क्योंकि जितना हमको टैक्स देना था उस टैक्स में हमको छूट मिल रहा है। तो जो छूट वाला पैसा आ रहा है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, एज ए यस, एसेट्स। द डिडक्शंस, हाँ। यस। टैक्स डिडक्शंस, यस। यस मैम। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जिसको हम उसके आगे हम डेफर्ड लगा देते हैं कि ये जो टैक्स है हमारा एज एसेट्स आ रहा है हमारे कंपनी में, और ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स है ना। तो ये हमारे नॉन करेंट में आता है, और क्योंकि ये अभी एक साल के अंदर ही नहीं आ जाएगा, ये आने वाले टाइम में आएगा, इसलिए हम इसको नॉन करेंट पे रखते हैं। ठीक है। तो ये होता है असेट्स। देखो यार, लिखा है ना, किसी भी कंपनी बैलेंस में जाओगे लिखा है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है जो हमारे पास कंपनी में है, जो हमारे असेट्स हैं। तो उसमें दो चीज आती है, या तो नॉन करेंट हो सकता है या तो करंट हो सकता है। नॉन करेंट एसेट का मतलब क्या होता है, एक साल से ज्यादा, और करंट एसेट का मतलब होता है रिसेंट ईयर, यानी एक साल से, एक साल या एक साल के कम में जो हमारे हमारे पास असेट्स है उसको कहते हैं करंट एसेट्स, है ना। तो उसके अब दूसरा आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में भी देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज है और करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट लाइबिलिटी सेम ऐसे लाइबिलिटी जो एक साल के बाद देनी है ना। जैसे मैंने कोई चीज लीज लीज पे ले लिया है, कोई मान लो बिल्डिंग वगैरह लीज पे ले लिया है, कोई भी चीज हमने लीज पे ले लिया है, ऐसा कुछ लोन जो हमें बहुत देर बाद, यानी एक साल के बाद हमें लौटानी है ना। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज दिया है, तो ये हमारा आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज में। और करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, जो हमें एक साल के अंदर लौटानी है, जैसे ट्रेड्स पेबल। मान लो हमने किसी से जूस का, अरे, आम लिया था और उसको पैसा नहीं दिया, तो हमको उसको पैसा देना पड़ेगा ना, और वो बोला कि हम बोले कि एक महीना बाद दे देंगे, तो ये ट्रेड पेबल्स है, इसलिए करंट लाइबिलिटीज में आएगा कि हम उसको देना है ना। उसके बाद सेम लीज लाइबिलिटी देखो नॉन करंट में भी आता है और करंट में भी आता है, लेकिन ये है कि लीज अगर हम ज्यादा, एक साल से ज्यादा टाइम के लिए हैं, उसके बाद हमको लौटाना है, तो लीज नॉन करंट में चल जाएगा, और अदरवाइज ये करंट में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स हो गया, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, है ना। ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, कंपनी के लिए, जो हम, क्योंकि ये जिलेट जो है एमएसएमई में शुरुआत में ऐसा आया, तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज हमें अभी इतना कुछ पैसे जो है देने हैं अभी, है ना। तो वो आ जाता है करंट एसेट में, और एक साल के अंदर देनी है, तो इसलिए वो करंट लाइबिलिटीज में आता है ना। और उसके बाद ऐसे लाइबिलिटी जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते उसको अदर में डाल देते हैं, तो अदर करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे लिखा है 19 करोड़, है ना। सॉरी, 2894 करोड़। ठीक है। ऐसे ही करंट टैक्स लाइबिलिटीज, इसमें भी सेम है, करंट टैक्स लाइबिलिटीज 2424 करोड़। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि एसेट्स को दो पार्ट डिवाइड हो जाता है, नॉन करंट में, करंट में, और लाइबिलिटीज भी करंट में और नॉन करंट में। और ऐसा नहीं होता कि एसेट जितना होता है उतना ही लाइबिलिटी होता है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी नहीं होता। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी क्यों, मान लो हमने कंपनी कंपनी लिया है, और हम उसमें 50 मालिक लिए हैं, 50 लोगों से पैसा लिया है, तो वो पैसा, कंपनी क्या है, कंपनी तो एक कंपनी ऐसा है कि एक लिविंग चीज समझो, कि हमने पैसा कंपनी एक अलग चीज है, हम अलग, उसके फाउंडर अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है। कंपनी में हमने पैसा लगाया, तो कंपनी वो पैसा हमको वापस देगी। इसलिए इक्विटी प्लस लाइबिलिटी बराबर एसेट्स होता है। कंपनी की जितनी एसेट्स है वो इक्विटी और लाइबिलिटी के सम के बराबर होती है। और किसी भी बैलेंस शीट में इक्विटी, जो एसेट्स है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के सम के बराबर होनी चाहिए हमेशा, है ना। जैसे इक्विटी देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें कितना है, 3259 है। अदर इक्विटी 93,868 है। तो ये पूरी इक्विटी को लाइबिलिटी के साथ सम कर लेंगे, तो देखोगे टोटल लाइबिलिटीज कितना आता है, 85,948, है ना। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कितना आता है, 85,000, 85,948। सॉरी, टोटल इक्विटी लाइबिलिटी कितना आ रहा है, एक लाख 83,075। अभी ये देखना पड़ेगा ऊपर लाख में है या करोड़ में है, ऐसे कहीं ना कहीं लिखा होगा। दूसरा एसेट में आओ, देखो लिखा है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट भी कितना है, 1,73,83,075, यानी जितना एसेट्स है उतना लाइबिलिटी है। ये समझने समझ में आ गया, लेकिन हम जब इसको मॉडलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज समझना जरूरी है। देखो, हमने देखो जब बैलेंस शीट में इसको लिया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल लाइबिलिटीज ले लिया। टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टोटल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा टोटल एसेट्स लाइबिलिटी के बराबर है कि नहीं है। ठीक है। इसको एक बार करके देखते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा पहला वाला कॉलम है, ए वाला बॉक्स, इसको हम कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अल्टर एच, होम पे जाएंगे, फॉर्मेट दिखेगा, फॉर्मेट के नीचे लिखा है ओ, तो ओ दबा दो। उसके नीचे लिखेगा डब्लू यानी कॉलम विथ, अल्टर एच ओ डब्लू दबा देंगे तो आ जाएगा कॉलम विथ एडजस्ट करने के लिए 1.15 कर देंगे, हमारा कॉलम विथ एडजस्ट हो जाएगा विथ इतना। ये क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने हमने देखो वो वाला हमारा फाइल खो गया, अदरवाइज हम देखोगे उसमें हमने इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट कर लिया था, उसके बाद फिर हम यहाँ बैलेंस शीट कैलकुलेट करने जाएंगे, फिर नीचे कुछ और कैलकुलेट करने जाएंगे। तो हमें अगर ऐसे कहीं ऐसे जाना हो तो बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हमने इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट किया है, हैशटैग डाल दिया, और फिर नीचे हमने किया कहीं पे बैलेंस शीट, यहाँ पे हैशटैग डाल दिया। अब क्या करूंगा, यहाँ पे हमने हैश डाल दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार स्क्रॉल ऐसे नहीं करना पड़ेगा, एक इस हैशटैग पे जाओ, कंट्रोल दबा के ऊपर वाला एरो दबा दो, तुरंत अगले वाले हैशटैग पे आ जाएगा। तो एक यूजफुल ये होता है इसको छोटा करने का, और दूसरा इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री में सेम तरीके से यूज होता है इसका, कुछ फॉर्मेटिंग जो होती है जो इंडस्ट्री में यूज करना पड़ता है। दूसरा, इसको और एक्सेसिबल करने के लिए हम जाएंगे अल्टर डब्लू और वीजी, इसका ग्रिड लाइन इजी खत्म कर देता है ताकि इजी हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू बैलेंस शीट, हर एक चीज को हम लिंक करके करेंगे, बैलेंस शीट। उसके बाद हम लगाएंगे एंड, एंड बैलेंस शीट एंड, बैलेंस शीट के बाद और क्या लिखना है, तो जाएंगे डाटा शीट में, और हम लिख देंगे कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या था, कंपनी नेम, कंपनी नेम। जिलेट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें लिखा होना चाहिए, डिलीट कहाँ गया, लिंक करेंगे ना, कंपनी का नाम इसमें लिखा होगा। अच्छा, लिखा नहीं इसमें, चलो इस कंपनी का नाम यहाँ पे हम, लिखा होना चाहिए ऐसे इधर है, हाँ आ गया। इसको क्या करेंगे, लिंक कर देंगे, F2। देखो ऐसे क्या होगा, जैसे हम इसको किए F2, इसको हमने ऐसे लिंक कर दिया किसी भी चीज से, अब क्या होगा, यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं एक बार, सॉरी, F2 दे दिया, और यहाँ पे एंड के बाद स्पेस दे दिया। ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट जिलेट इंडिया लिख दिया ना, अब जैसे ही कोई और हम यहाँ पे डाटा डाउनलोड करेंगे, मान लो यहाँ पे नेस्ले का करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस शीट के बाद नेस्ले इंडिया लिख के आ जाएगा। ठीक है। इसका ये बेनिफिट होता है किसी चीज को लिंक करने का, कंट्रोल बी दबा दिया, ये लिंक हो जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट के लिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा शीट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले बैलेंस शीट जाते हैं तो देखो हमें दिख जाएगा यहाँ पे लाइबिलिटीज में। तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सबसे पहले लाइबिलिटीज में क्या आएगा, स्कोर में जाएंगे, डाटा शीट में जाएंगे, और इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर आता है ना, हमने कहा इक्विटी प्लस लाइबिलिटी बराबर एसेट होता है। तो हम क्या करते हैं, 2020 से वाला डेट हमारा हट गया ना, एक मिनट, हमें यहाँ पे फिर से डेट लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं, ईयर्स, कंट्रोल बी, ईयर्स लिख लिया, यहाँ पे इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं 2020 से ले लेते हैं, या काम करते हैं 23 से ले लेते हैं, 2022, 2022, 2022 इक्वल्स टू कर लेंगे, इसमें एक साल ऐड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक 2023 आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, 24 तक डाटा हमें आई थिंक दिया होगा, तो 3 साल का ये बैलेंस शीट निकालते हैं अभी, 20, 22, 23, 24, ठीक है। तो 24 तक लिख लिया हमने, जो यहाँ तक लिख लिया 24 तक। फिर आते हैं बैलेंस शीट में। अच्छा, अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इस लिख लेते हैं लाइबिलिटीज, क्योंकि हमको लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अभी हम फॉर्मेटिंग में ध्यान नहीं दे रहे, बस दिखा रहे हैं कि वो लाइबिलिटीज कैसे करनी है, बस लाइबिलिटीज में आ गया। अब इक्वल्स टू, हम जाएंगे डाटा शीट में, लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इसको इंटर दबा देंगे, क्लिक कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा दूर पे, यहाँ पे। ठीक है। और इसका ये जो कॉलम है, इसको हम अल्टर एच और ओ डब्ल्यू से इसका विथ हम बढ़ा देंगे, 12 कर देते हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 2022 कितना है, बस अब क्या करना है, जस्ट लिंक करते चले जाना है। डाटा शीट में गए, इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 2022 में, 32.59, इसको लिंक कर दिया, और उसके बाद यहाँ से 24 तक कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद जस्ट इसको बस लिंक करते चले जाओ। रिजर्व्स, रिजर्व्स में जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सब कुछ क्या है, लाइबिलिटीज में आता है।
ठीक है। तो रिजर्व क्लिक करेंगे, रिजर्व के बाद इक्वल्स टू सेम, डाटा शीट में गए और उसके बाद हमने क्या किया, रिजर्व में 2022 इसको इंटर दबा दिया और इसके बाद सेम कर लेंगे रिजर्व इक्वल टू फटाफट फटाफट ये कर लेंगे। ठीक है। अच्छा अभी हम रिजर्व बोरोइंग अदर लाइबिलिटी पूरा लेते जा रहे हैं, तो एक काम और कर सकते हैं, बार बार न करके हम इसको स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे अगर सेम बोरोइंग्स आ रहा है तो फिर हम सीधे स्क्रॉल कर लेंगे अदर लाइबिलिटीज। ठीक है टोटल, तो इसको बस क्या करेंगे हम, सेम चीज और यहाँ से यहाँ करके कंट्रोल आर राइट फिल हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल, अब देखो हमारे पास जो दिया है इसमें ये दिया है इक्विटी रिजर्व बोरोइंग टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है। तो ये हमारा ये टोटल अदर लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू सम करना पड़ेगा। अब देखो ये हो सकता है कि बोरोइंग्स में 2020 में एक भी बोरोइंग्स नहीं लिया था कंपनी ने, कोई बात नहीं 2022 में लिया है, तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्टर इक्वल्स टू करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये सब लाइबिलिटीज को हम सम कर लेंगे, फिर आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज। इसके आगे हम लिख देते हैं डाटा शीट एंड तो लाइबिलिटीज, सिर्फ टोटल लिखा था, हम यहाँ पे लाइबिलिटीज ऐड करना चाहते हैं तो लाइबिलिटीज हमने ऐड कर दिया, टोटल लाइबिलिटी कर देंगे, सॉरी यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना पड़ेगा। ठीक है टोटल लाइबिलिटीज आ गया, इसको हमने यहाँ से कर लिया, ये हमारा आ गया टोटल लाइबिलिटीज। अब हमें देखना है कि अगर टोटल लाइबिलिटीज इतना है तो ये टोटल एसेट्स के भी बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एसेट्स, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, एसेट्स। अच्छा ये सिर्फ एक तरीका है क्योंकि हमने सिर्फ डाटा शीट उठा के ले लिया। अब हम चाहते तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे, कि ये जो है ना इसको हम लाइबिलिटीज को ऐसे बांट देते हैं, कैसे बांट देते हैं, हम लिख सकते थे इसको लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्योंकि बड़ी कंपनी होगी तो उसमें डाटा और दे दिया होगा, तो पहले लाइबिलिटीज जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में फिर हम देखेंगे करेंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है। अब क्योंकि बोरोइंग्स देखो करंट भी हो सकता है नॉन करंट भी हो सकता है, और डाटा शीट में दिया नहीं है कि डाटा शीट में कि बोरोइंग्स किसके लिए बात कर रहा है, करंट के लिए नॉन करंट के लिए, इसलिए हमने करंट और नॉन करंट अलग अलग कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है। दूसरा चीज हो सकता है कि कोई भी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने जो डाटा शीट डाउनलोड किया था, बैलेंस शीट जो एक्चुअल डाउनलोड किया था इसका, अगर हम डाटा यहाँ से उठा रहे हैं, अगर डाटा हम यहाँ से उठा रहे हैं तो इसके लिए नॉन करेंट और करंट दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली में क्या फोरकास्ट करना चाहते हैं, कंपनी जो भी जहाँ भी हमें फोरकास्ट कर रहे हैं या जहाँ भी हम मॉडल बना रहे हैं वो हमसे क्या चाहती है ना। तो अभी हम सिर्फ डाटा सेट से लेना चाहते हैं तो इसलिए हम इजी रखने के लिए करंट नॉन करंट और करंट अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पे जाएंगे, लाइबिलिटीज हो गया करंट लाइबिलिटीज, तो इसको रहने देते हैं, हम सिर्फ एसेट्स करते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स में जाएंगे और एसेट में भी देख लेते हैं कि नॉन करंट करंट दिया है या अलग अलग दिया है, एक ही में दिया है। तो इसमें भी देखो नहीं दिया है, जैसे नेट ब्लॉक क्या होता है, नॉन करंट एसेट होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन नॉन करंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट होता है, और ये जितने भी करंट एसेट्स है उसमें अदर एसेट में करके सबको जोड़ करके यहाँ पे डाटा दे दिया है। बट अगर हम डाटा अगर वहां से उठा रहे हैं एनुअल रिपोर्ट से, तो उसमें हम करंट और नॉन करंट अलग 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 निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने टाटा मोटर्स का जब बनाया था तो इसमें देखो हमने कैसे निकाला है, टोटल लाइबिलिटीज तो हमने ऐसे ले लिया, लेकिन जब हम करंट एसेट निकालने गए तो नॉन करंट एसेट अलग निकाला है और करंट एसेट अलग निकाला है, तो ये दोनों को जोड़ दिया है टोटल एसेट्स में। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में हमारा हम छोटी कंपनी है, मतलब उतनी भी बड़ी कंपनी नहीं है ये, तो इसलिए डाटा इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी हम आगे वाली क्लास में फिर देखेंगे उसको कि अलग अलग निकाल करंट और नॉन करंट का अलग अलग देख रहे हैं। अभी हम एक साथ भी देखते हैं, जैसे उसमें हम बस लिंक करना देख लेते हैं अभी। तो एसेट में गए, इसको एसेट में गए और एसेट्स में हमने इसको टू लिंक कर दिया वापस से। अच्छा हम माउस नहीं जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन जाएंगे तो अगले सीट में आ जाएंगे, नोट करना है नोट कर लो, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो अगले सीट में चले जाएंगे। फिर एसेट्स में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम ले लेंगे, है ना। ठीक है यहाँ पे भी देखो, अच्छा आ गया, यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे ध्यान से देखो नेट ब्लॉक दिया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, अदर एसेट दिया है। फिर नीचे आओ तो टोटल करने के बाद फिर कुछ दिया है, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक। इसका मतलब क्या है, रिसीवेबल तो हमारा करंट एसेट में आता है ना, इन्वेंटरी भी करंट एसेट में आता है, तो यहाँ पे एसेट्स को उसने कैटेगराइज कर दिया है, नॉन करंट अलग कर दिया है और करंट अलग कर दिया है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखो दिख रहा है, ये नेट ब्लॉक, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स, ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन करंट हैं।
और रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक कैसे है, करंट है। इसके लिए यहाँ पे हम आएंगे और असेट्स में लिख देंगे पहले नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट में जाएंगे इक्वल्स टू, फिर कंट्रोल पेज डाउन से यहाँ चले जाएंगे और हमने इसको नेट ब्लॉक को लिंक कर दिया और नीचे आके ऐसे स्क्रॉल कर लिया, ठीक है, अदर एसेट्स में आ गया। और फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा बढ़ा के टोटल तक चला गया। देखो ये हमारा नॉन करेंट एसेट्स था, ठीक है, कंट्रोल आई बी कर देते हैं। और नेट ब्लॉक में फिर सेम 2022 का हमको लिंक करना है, इक्वल्स टू जाएंगे, कंट्रोल पेज डाउन से उससे उस कॉलम में चले जाएंगे 2022। अब देखो यहाँ पे भी फ्रीज पेन नहीं, फ्रीज पेन किया था शायद, हाँ फ्रीज पेन है 2022 का। तो हमें चाहिए नेट ब्लॉक चाहिए, तो नेट ब्लॉक 2022 का कितना था, 363 करोड़। तो यहाँ पे इसको इंटर दबा देंगे और ये आ जाएगा हमारा नेट ब्लॉक, ठीक है। अदर एसेट्स, तो इसको क्या करेंगे हम, कंट्रोल आर कर देंगे, राइट खुल जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या देखते हैं यहाँ पे, 00 क्यों आ रहा है, क्या 2022 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था कंपनी ने, 2022 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, नहीं 2022 में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, 23 में इन्वेस्टमेंट नहीं है, 24 में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का बैंक खाली है, इसलिए यहाँ पे जीरो दिख रहा है। फिर आएंगे टोटल में, टोटल करने के लिए क्या करेंगे, अल्टर इक्वल्स टू दबाएंगे तो पूरा सम हो जाएगा। ये पूरा सम हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, कंट्रोल बी। ये हमारा टोटल नॉन करेंट एसेट आया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट एसेट निकालेंगे, करंट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में जाएंगे इक्वल्स टू, और कंट्रोल पेज डाउन, करंट एसेट में हमारा रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी, कैश एंड बैंक, ये तीन चीज होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो लिंक सॉरी F2 जाके हम वापस से सीख कर सकते हैं, इक्वल्स टू जाके हम करंट, इक्वल्स टू जाके हम टाटा एसेट में जाके करंट एसेट में रिसीवेबल को लिंक कर देंगे, सेम रिसीवेबल्स, तीन चीजें था। अब देखो कैश एंड बैंक, इसके नीचे जाओगे तो कैश एंड बैंक के नीचे जो लिखा होगा वो आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए नहीं, बस हमको कैश एंड बैंक चाहिए था, तो कैश एंड बैंक लिख लिया। फिर करंट एसेट में गया, रिसीवेबल में, और इसको हमने लिंक कर दिया, इक्वल्स टू, कंट्रोल पेज डाउन, 2022 में करंट एसेट में रिसीवेबल कितना है, 267 करोड़, इसको हमने लिंक कर दिया। और सेम एक काम कर सकते हो, ऐसे क्लिक करो, कंट्रोल आर दबाने से राइट फिल हो जाता है, और इसी को अगर नीचे लेके आते हैं हम और कंट्रोल डी दबाते हैं तो पूरा डाउन फिल होता है, कंट्रोल आर राइट फिल होता है, कंट्रोल डी से डाउन फिल होता है। कैश एंड बैंक, ये टोटल आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम अलग से लिख देते हैं टोटल, टोटल लिख के फिर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वल्स टू, या अल्टर, अल्टर इक्वल्स टू, ये हमारा सम हो जाएगा 931, ठीक है, कंट्रोल बी। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे कि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज बराबर है कि नहीं। इसको हम थोड़ा और करके यहाँ पे भी लिख देते हैं, एंड टोटल नॉन करेंट एसेट था ना, इसको हम नॉन करेंट एसेट्स, इसको हम इससे लिंक कर देते हैं, टोटल नॉन करेंट एसेट्स हो गया, और टोटल करेंट एसेट, तो इक्वल्स टू F2 दबा के यहाँ पे भी हम इक्वल्स टू दबा के इसको क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं, टोटल, एंड दबाएंगे तो हमारा बोलेगा इसके बाद तुम इसके बाद क्या लिखना चाहते हो, तो इसके बाद हम लिखना चाहते हैं ये करंट एसेट्स, तो उसके बाद इंटर दबा दिया तो टोटल करंट एसेट आ गया, ठीक है। अब टोटल एसेट्स के लिए लिखेंगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट हो गया। इसके लिए फिर क्या करेंगे, कंट्रोल बी, टोटल एसेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू दिस प्लस और दिस, ठीक है, टोटल नॉन करेंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स हमारा आ गया इतना। अब देखना है कि टोटल लाइबिलिटीज और टोटल करंट, टोटल एसेट्स बराबर हुआ कि नहीं, चेक करने के लिए लिखेंगे चेक, और इक्वल्स टू टोटल एसेट्स बराबर टोटल लाइबिलिटीज, क्लिक किया, आया कितना, फॉल्स। अगर हमारा सही होता, दोनों मैच बैलेंस किया होता तो लिखता ट्रू। इसका मतलब ये है
कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। टोटल टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स बराबर होना चाहिए। अब देखो कि क्या छूटा हुआ है ना? क्या छूटा है? इसमें से कुछ छूटा है? हमने कैश एंड बैंक लिया, इन्वेंट्री लिया, रिसीवेबल लिया, अदर एसेट्स लिया, अदर एसेट लिया, और टोटल हमने कैलकुलेट किया था 1618 आया है, सही है। और 931 कैश एंड बैंक 291, ये हमारा 931 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लाइबिलिटी में आते हैं, इक्विटी। इक्विटी से लेके अदर लाइबिलिटीज हमने लिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज हमने अल्टर इक्वल टू किया है, ये भी सही है। अब बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है? कुछ तो गड़बड़ है। कितना फर्क आ रहा है? टोटल एसेट हमारा आ रहा है 2550 का, और टोटल लाइबिलिटी आ रहा है 1618 का। तो टोटल लाइबिलिटी हमारा 1618 का। अच्छा, एक्चुअली में टोटल नॉन करेंट एसेट्स में ही हमारा बराबर हो गया, है ना? एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल्स टू दिस, इज इक्वल्स टू दिस, तो ये दिखा रहा है ट्रू। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा शीट में दिया हुआ है, ये नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटी ही दी हुई है। टोटल लाइब यहाँ पे लिख दिया टोटल लाइबिलिटी, यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी ये ट्रू 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 दिखा रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा दिया है करंट एसेट में, रिसीवेबल, इन्वेंटरी, कैश एंड बैंक और करंट एसेट्स, ये एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, ये टोटल एसेट में अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में ये टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स यहाँ पे ये दिया हुआ है ना? ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग, अदर अदर लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज में ये दे दिया 1618, 1916 इतना। और हम देखें टोटल एसेट्स में, ये भी 1618, 1916 और 1830। इसका मतलब ये रिसीवेबल, इन्वेंटरी, कैश एंड बैंक, ये हमारा जो है करंट एसेट्स है। तो इसमें से करंट लाइबिलिटीज गायब है। तो करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए वापस से हम क्या करेंगे, जो हमारा एनुअल रिपोर्ट है उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, वापस से एक बार इसमें जाके चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, अगर हम किसी और कंपनी का, मान लो ये किसका है, जिलेट जिलेट इंडिया का, हमने निकाल के देखा है। तो देखो 2022 में कितना है, 2022 में 1618 है, और टोटल एसेट भी 1618 है। ये देखो हमने पहले से कैलकुलेट करके लिखा है। तो इसमें देखो, इसमें सही दिखा रहा है। इसमें कितना है, इसमें कितना है 2022 का, देखो 1618 टोटल लाइबिलिटीज है, और टोटल लाइबिलिटीज है, और इसके बाद टोटल टोटल एसेट्स कितना, 1618 है। इसमें देखो क्या है, नॉन करंट में क्या क्या लिया हमने, नेट ब्लॉक लिया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिया है, इन्वेस्टमेंट लिया है, अदर एसेट लिया है, रिसेवेबल और इन्वेंट्री लिया है, कैश एंड बैंक भी लिया है। किसी को दिख रहा है कहीं मिस्टेक आ रहा है क्या? दोनों चीज तो सेम है यार, कहीं मिस्टेक दिख रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल 32,700, रिजर्व 828। हो सकता है कोई डाटा हमने गलत, 828, 956, 2022 कंट्रोल, 828, 956 सही है, 757। 2022, 828, 0.1 2, 757, 1618, 368, 64, 0, 259। अदर 259, ये क्या है, अदर एसेट्स है ना? अदर एसेट 259 है। अदर एसेट तो हमने कहीं नहीं गलत ले लिया है। अदर एसेट्स, डाटा शीट में इसको 200, अदर एसेट 268 दिखा रहा है इसमें। आ गया 259, 1190। ओह, जस्ट a minute। हाँ, क्या किया, -7। ओके, एक चीज देखो यहाँ पे समझ आ गया। देखो क्या है यहाँ पे, ये जो है 65 में से 67 से 69 तक घटा दिया। ठीक है, 67। ठीक है, ठीक है। समझ आया? किसी को मिस्टेक, किसी को मिस्टेक समझ आया? समझ आया, बताऊं अब? देखो क्या हुआ है,
यहाँ पे जब हम इसको यही होता है समझने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है नेट ब्लॉक, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स। देखो यहाँ पे नेट ब्लॉक उसने लिया है 309, कैपिटल वर्क लिया है 72, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं किया है। अदर एसेट लिया है उसने 1013, है ना। तो यहाँ पे इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा है। एक जब हमने देखो यहाँ पे लिया था नेट ब्लॉक सिर्फ इतना लिया, यहाँ पे कैसे समझ में आ रहा है देखो। जब हमने ये किया ना 1618 और 1618, यहाँ यहीं पे मैच कर गया टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स, यहीं पे मैच कर गया। इसका मतलब ये है, ये जो नॉन करेंट एसेट लिया है ना हमने, ये नॉन करेंट एसेट में भी करंट एसेट को भी शामिल किया हुआ है। समझ आ रहा है। लाइबिलिटी और नॉन करंट एसेट कैसे बराबर हो सकता है। हमें अभी करंट एसेट को भी ऐड करना पड़ेगा ना, करंट एसेट तो बच ही गया हमारा, लेकिन यहीं पे एसेट और लाइबिलिटी बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो अदर एसेट लिखा है ना, इस अदर एसेट्स में इसने करंट एसेट्स को पहले से ही सम करके रख लिया है, इसीलिए हमारा यहीं पे बराबर हो गया। सुनाया। सुनाया किसी को। सुनाया, कहाँ मिस्टेक हो हाँ। रहा है। हाँ। मिस्टेक ये हाँ हुआ समझ कि, में आ गया। हाँ हाँ, मिस्टेक यह हुआ ना, देखो ऐसे होता है कभी कभी, करना पड़ता है। अदर एसेट में क्या हुआ, देखो ये एसेट 64 363, अदर एसेट में 1190 करोड़ कैसे आ गया। इसका मतलब ये, और यहीं पे बैलेंस भी हो गया 16 18 से बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अदर एसेट्स में उसने करंट एसेट को भी ऐड कर रखा है। यानी इस 1190 में से इस 931 करोड़ को माइनस करना पड़ेगा, तो मालूम चलेगा कि अदर एसेट्स वहां पे कितना है। हो सकता है कि नॉन करंट के अदर एसेट को तो लिया ही लिया है, और करंट एसेट को भी ले लिया उसने अदर एसेट के नाम से, और यहीं पे उसने ये बराबर कर दिया, लाइबिलिटी और एसेट बराबर कर दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वापस डिलीट मारेंगे। अदर एसेट में क्या करेंगे, अदर एसेट में से हम ये रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक, इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, F2 दबाएंगे, और इसको F2 दबाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इसको H2 दबा के, और डाटा सेट में जाएंगे। हम क्या कहेंगे, कहेंगे अदर सेट में तुमने यहीं पे बराबर कर दिया, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत किया है। तो 22 कहाँ है, 22 ये है। तो हम करेंगे अदर एसेट्स कहाँ है, अदर एसेट 22 का ये है, आई हाँ। अदर एसेट्स का 1190, हम बोलेंगे इसमें से एक काम करो, माइनस करो। क्या माइनस करो, सम करके, सम करके, किसको सम करना है, ये जो हमारा करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स हमारा क्या है, करंट एसेट्स हमारा रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक है। इसको सम करके तुम माइनस कर दो, फिर जो एसेट बचता है उसको अदर एसेट में लिखो। तुम करंट एसेट को भी क्यों उसमें शामिल कर दे रहे हो, और फिर इंटर दबा दो। तो ये आ गया 259, 1494, 1457। तो ये दिख रहा है कि नॉन करंट एसेट्स में जो अदर एसेट्स थे, जिसको उसने मेंशन नहीं किया कि किस एसेट का नाम है अदर एसेट, वो 259 करोड़ ही था। लेकिन हमने पहले कितना ले लिया था, 1158, है ना। इसका मतलब उसमें एसेट, करंट एसेट को भी जोड़ लिया था। अब देखो क्या हुआ, चेक में ट्रू ट्रू ट्रू, यानी हमारा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज के बराबर हो गया। अगर हमारे टोटल लाइबिलिटीज है तो कंट्रोल 1 दबाएंगे, और ऊपर नीचे दोनों तरफ हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर पे जाएंगे, और ऊपर नीचे दोनों तरफ बॉर्डर लगा देंगे। और सेम ऐसे ही टोटल एसेट्स है, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल 1, और इन दोनों पे ऐसे हम बॉर्डर लगा देंगे। और जब आप लोग काम करिएगा तो जो हम जेड इंडिया का पहले से ही बना के रखा था ना, उसी में बनाइएगा, अलग से मेरी तरह अलग से मत बनाइएगा ऐसे बैलेंस शीट का, है ना। तो ये हो गया हमारा, कैसे हम मर्ज कराते हैं। ठीक है, देखो इसलिए हमने असेट्स में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट अलग अलग कैलकुलेट किया, लेकिन इसमें भी डाटा शीट में हमारा लाइबिलिटीज एक ही में दिया हुआ था। तो कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक स्क्रीनर से न बना के, हम एनुअल रिपोर्ट, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट लेते हैं, एनुअल रिपोर्ट को रखेंगे और एनुअल रिपोर्ट से फिर एनालाइज करेंगे चीजों को, है ना। समझाया, बैलेंस शीट को बनाना समझाया। बैलेंस शीट समझाया कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होता है, नॉन करेंट असेट्स होता है, लाइबिलिटी होता है। एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के, क्योंकि इक्विटी हमें पैसे वापस लौटाने होते हैं, जो भी प्रमोटर है जिसने भी पैसा लगाया है उसको लौटाना होता है। तो एसेट्स लाइबिलिटी और इक्विटी के, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर होना चाहिए। और लाइबिलिटी में भी दो टाइप होता है, करंट होता है, नॉन करंट होता है, नॉन करंट करंट, और एसेट में भी सेम, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट जो 1 साल से ज्यादा हो, करंट जो 1 साल के अंदर हो। उसको डाटा शीट से छाटना कि कौन नॉन करंट है कौन करंट है। नॉन करंट कैसे पहचान में आएगा, नेट ब्लॉक, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स, है ना, ये सब आते हैं टोटल नॉन करंट में। और करंट में आता है रिसेबल, इन्वेंटरी, ऐसे में। और इसलिए मैंने कंपनी का जो एक्चुअल में जो ये है क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट है, इसको मैंने दिखा दिया कि इसमें भी कोई डाउट ना है। देखो दिख रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सब आता है नॉन करंट एसेट में। और सेम ये स्क्रीनर पे जाओ तो बैलेंस शीट में यहाँ पे भी हम इसे खोल के इसको देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है बोरोविंग्स,
तो बोरोइंग्स में इसने ज्यादा ज्यादा लीज लीज बोरोइंग्स किया है, वो भी 2022 में, और ज्यादा बोरोइंग्स नहीं किया है उसने। ठीक है, पेबल में इसका ट्रेड पेबल बस बचा हुआ है। फिक्स एसेट में देखो इसने 9 करोड़ का लैंड लिया है, 33 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, 299 करोड़ का प्लांट है, इसका इक्विपमेंट 40 करोड़ का है। तो ये अलग 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 करना चाहते हैं। अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं कि कंपनी का लैंड कितना है, तो हम बस लैंड को देख सकते हैं बैलेंस शीट से। कंपनी ने डेट कितना ले रखा है, तो बस हम डेट को देख सकते हैं। तो ये एनालाइज के ऊपर होता है कि हम क्या एनालिसिस करना चाहते हैं। जब हम रेशियो एनालिसिस में जाएंगे ना, जब रेशियो एनालिसिस करेंगे, तो और डिटेल में समझाएगा कि सही क्यों जरूरी है बैलेंस शीट को एनालाइज करना। अभी तो बस हम जनरली देख रहे थे कि कैसे लिंक करना है किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट अपने हिसाब से, अपने फॉर्मेटिंग में। क्योंकि ऐसे देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमने जो बना के देखा तो इसमें आराम से दिख जाएगा। हमें जो देखना है बस वही देखेंगे। अगर हम खुद से बना रहे हैं तो हमें जो चाहिए बस वही देखेंगे हम, कि करंट एसेट्स हमारा कितना है, उसमें बैंक कैश एंड बैंक में कितना पैसा है, 291 करोड़ है, फिर 455 हो गया, 470 हो गया। कैश फ्लो अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, फिर इसको हम एनालाइज करेंगे। ये देखेंगे कि हम, अब जब रेशियो बताएंगे तो उसमें एनालाइज करना और समझ आएगा अच्छे से कि इसने बोरोइंग्स कितनी रखी है। देखो 0.12 था, फिर 0.05 हो गया, 0.05 हो गया। जितनी कम बोरोइंग्स उतनी अच्छी कंपनी। अगर बोरोइंग्स बढ़ रही है बैलेंस शीट में, इसका मतलब कंपनी में दिक्कत है ना। और एसेट्स जो है लाइबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। नेट ब्लॉक इसका कितना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखो कम होता जा रहा है। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कंपनी अपने नॉन करेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बिल्डिंग वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है पैसा। ये हमें एनालाइज हो जाएगा, है ना। अगर कंपनी जो है कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, पैसा लगा रही है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी इसने कहीं भी और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है ना। अदर एसेट में यहाँ पे देखो 259 करोड़ दिखा है, लेकिन अदर एसेट लिख दिया। लेकिन ये 259 करोड़ बहुत पैसा होता है, तो कहाँ लगाया है ये देखना है। तो हम जाएंगे इसके एनुअल रिपोर्ट में कि अदर एसेट में कहाँ कहाँ लग रखा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे और देख लेंगे कि कंपनी जो है अदर एसेट में कहाँ पैसा लगा रही है उतना। यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, कि यहाँ पे डेफर्ड टैक्स भी है, अदर फाइनेंशियल एसेट भी है। तो इसे में दिख जाएगा कि इसको इसने अदर में लेके चलाया है। ठीक है। ऐसे ही कैश एंड बैंक देखेंगे, कैश एंड बैंक इसका अच्छा खासा चल रहा है। इन्वेंट्री देखेंगे, इन्वेंट्री कितनी है, 373, 412, 395। दैट्स नॉट इन्वेंट्री का मतलब ये है कि एक दो तरीका है कि या तो सेल बढ़ता जा रहा है इसलिए इन्वेंट्री इन्वेंट्री बढ़ा रहा है, दूसरा है कि इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो सेल घट रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो इन्वेंट्री भी ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये देखेंगे रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल भी कभी कभी दिखाता है कि हम पैसा 267, 320, 274। देखो ये दिख रहा है 2023 में। इसको हम रेट करके एनालाइज कर सकते हैं कि 2023 में ऐसा कुछ हुआ था कि पैसा जो सामान बेचने के बाद जिसको सामान बेचता है वो, उसके बाद उस सामान बेचने वाले ने पैसा अच्छे से लौटाया नहीं, मतलब टाइम पे नहीं लौटाया। यानी रिसीवेबल इसका जो है ज्यादा है, यानी 2023 में पैसे उसने अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे, सबसे जिसको भी बेचा था उससे ले नहीं पाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ था जाके हम एनालाइज करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। ये यही काम करता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, है ना। समझ आया। अमित अमित एक बार लिंक करना सिखा दो, कैसे वो डाटा लिंक करते हैं इससे। कैसे डाटा लिंक करते हैं, लिंक वाला कैसे, मतलब जिसे कुछ भी डाटा में लाना है तो इक्वल टू दबाएंगे और हाँ, डाटा। शीट शीट से। हाँ। हाँ, सीट कैसे करते हैं, तो माउस से जाके डाटा सीट पे जा सकते हो, या एक शॉर्टकट तरीका है। जैसे लिंक करना है शॉर्टकट के लिए, तो क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, अल्ट कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, दूसरे दूसरे सीट पे आ जाएंगे। कंट्रोल पेज अप करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएंगे, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो राइट साइड आ जाएंगे। शिफ्ट सीट चेंज हो जाएगा। शॉर्टकट है, लिख लो इसको, है ना। यानी क्योंकि फंक्शनल मॉडलिंग में हमें माउस का बहुत ही कम यूज करना है, रेयर यूज करना है। सारी चीजें जो है कीबोर्ड से होनी चाहिए, जितनी ज्यादा कीबोर्ड से होगा उतना फास्ट होगा, है ना। आई थिंक आज का सेशन इतना बढ़िया लगा, मतलब अभी तक सुना होगा। और जितना हम लोग डिस्कस करेंगे उतना और अच्छा होता चला जाएगा। अभी तो कोई डाउट है बैलेंस शीट में। नहीं। चलो आज के लिए इतने रखते हैं ना, फिर कल डिस्कस करेंगे। और तुम लोग भी ज्यादा थोड़ा बताओ, कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा हो तो ऐसे फिर हम डिस्कस करेंगे, तो और जल्दी जल्दी चीजें हम लोग को और फास्ट चलेगा, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो आज के लिए इतने रखते हैं।